हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज से गरीब रथ बैच का जो है पूरा एपिसोड चालू होने जा रहा है। तो इस एपिसोड का ये पहला वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि 60 दिन में आपके मैथ के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों का मैं वीडियो बाय वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और उन सभी क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीक़ा से आपको रिवीजन करवाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है, जीरो है आप मैथ में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका इस वीडियो से रिवीजन होगा। अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं आपने अभी तक, तो आपको इस वीडियो से इतना तो ज़रूर है कि आप इस वीडियो को देखकर पास हो जाइएगा, फेल नहीं करिएगा मैथ विषय में। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इस वीडियो को देखकर जो है बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में यानी पूरे गरीब रथ बैच का जितना भी वीडियो आएगा, इस एपिसोड का जितना भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उस वीडियो में केवल और केवल आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछेगा ही पूछेगा। मतलब पढ़ाएंगे वही जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल एग्जाम में आता है और ठोक बजा के पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं, लेकिन इस बात को प्रूफ करके दिखाना है और ये 2 नंबर के लिए महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, √2 को सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय प्रूफ करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम प्रूफ करने के लिए माने हैं। वैसे √2 परिमेय संख्या है नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप का होता है। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी क्या होगा, P/Q होगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब ये P/Q है जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और साथ ही साथ Q जो है वो जीरो नहीं है, माने Q इज नॉट इक्वल 0। P और Q पूर्णांक है जिसमें Q जो है जीरो नहीं है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए पहले √2 एक परिमेय संख्या है मान लिए, इसके बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। चलिए अब करना क्या है, तो भाई दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि √2 पर भी वर्ग होगा और P/Q पर भी वर्ग होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करना है और इधर भी वर्ग करना है। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सीधा 2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा 2 बचेगा। इधर की बात करते हैं, ये स्क्वायर दोनों के लिए है। P का स्क्वायर करेंगे P², Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए, Q² में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Q² और P² में 1 से गुना करेंगे तो P²। यहाँ लिखेंगे P² इकाई P² बराबर 2 में Q² से गुना करेंगे तो 2Q²। ठीक है, अब इधर हम क्या कर सकते हैं, तो P को माने P² को P गुने P लिख सकते हैं। इधर में 2Q² है, इधर 2P है, गुना में है एक दूसरे के साथ। एक P को इधर रखेंगे, उधर में 2Q² है, एक P को उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा P, क्योंकि गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ के बाद करना क्या है, देखिए Q जो है Q पर वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है हमको कि चूंकि Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, सार्वगुणनखंड नहीं है, Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, ठीक है। जब Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी हम जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत है। यानी हमारी कल्पना, हमारी मान्यता लिख देते हैं, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, ठीक है। जब हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब है कि √2 जो हम परिमेय माने हैं ना, ये मान्यता हमारा गलत है। इसका मतलब है कि ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपको जो है लिख देना है, तो आपका 2 नंबर जो है एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर है। इसी पे आधारित और सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, अपरिमेय संख्या को प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, समानांतर श्रेणी 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन आ गया है, जिसमें दिया है 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद क्या है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए समानांतर श्रेणी क्या है, 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद निकालना है। तो इसमें पहला पद जो होगा, जिसको हम A या A1 कहते हैं, वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और D जो होगा हमारा, D वो 2 पदों के बीच का अंतर होता है D। तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो D निकल जाएगा। हमारा दूसरा पद है 7 और माइनस कर देंगे पहला पद 2 को, यानी कि 5 जो निकलेगा हमारा D निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए पहला पद हमारा इसमें 2 है और D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 हमारा 7 है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे ना तो D निकल जाएगा। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, 7 में से 2 चला गया 5। हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी कि 10वां पद को हम A10 कहते हैं। तो A10 के लिए फार्मूला क्या लगेगा, A + 9D, A + 9D, यानी पहला पद में 9 को D जोड़ देंगे तो आराम से हम 10वां पद निकाल सकते हैं। इसका A का मान है 2, ठीक है, प्लस में 9 गुने D का मान अभी निकाले हैं 5, तो 2 + 9 पंचे हो जाएगा 45, तो 45 और 2 47, यानी सवाल का जो आंसर है वो 47 निकल गया, A10 यानी 10वां पद। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है। देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस वृत्त में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है। केंद्र पर जो कोण, केंद्रीय कोण जो बनता है उस त्रिज्याखंड का वो 30 डिग्री का है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए सवाल में लिखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो r का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से करते हैं सूचित, तो r का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्रीय कोण यानी केंद्र का जो कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो कोण को हम थीटा से करते हैं सूचित, तो वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए निकालना क्या है भाई, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई r²। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई r²। थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री बट्टा 360 गुना
पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, तो 6 है आर, तो उसको 2 बेर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बेर। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 12 यही 36, और 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 11 दूना 22। क्लियर है। चलिए 11 छक्के हो गया 66, बट्टा के नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 छक्के 66, नीचे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है हमारा त्रिज्या खंड का आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकाले हैं ये समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहिए क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो है पढ़ाएंगे इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। ठीक है, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, यह क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान क्या है, निकालिए। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हमको निकालना है, जबकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, और देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ दिया क्या है भाई, तो दिया है चूंकि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, 13/12 दिया है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है, तो बराबर होगा 13/12, यानी कि कर्ण जो दिया है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो भाई निकालना किसका मान है, हमको निकालना है कॉस थीटा का मान और फिर साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, और साइन थीटा का मान क्या होता है, तो वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कर्ण चाहिए जो कि दिया हुआ है। ठीक है, आधार चाहिए जो कि दिया हुआ है, लेकिन लंब चाहिए वो कहाँ दिया है, तो लंब नहीं दिया है, यानी कि लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण इसमें 13 हो गया, आधार इसमें 12 हो गया, तो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो इसीलिए लंब बराबर, लंब निकालने के लिए सूत्र है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, घटा देंगे तो 25 होगा, और वर्गमूल कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस थीटा का मान और फिर साइन थीटा का मान। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए साइन, पहले कॉस थीटा का निकालना है, तो चलिए पहले कॉस का ही निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा है 12 बट्टा कर्ण हमारा है 13, यानी 12/13 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। फिर हमको साइन का भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब का मान हम अभी निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, बट्टा कर्ण का मान 13 है दिया हुआ, तो यहाँ 5/13 जो है इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा का। क्लियर है। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति में फार्मूला याद रखना जरूरी है आपको। ठीक है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन समझने में भी कठिनाई हो सकती है। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैं जो है इस चैप्टर का जो है एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फार्मूला वाला। जितने सूत्र है इस चैप्टर का मैंने एक उसका वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, है ना। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन धराधर जो है समझ में आने लगेगा। इसका जो मेन फंडा है, बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है। तो नहीं समझे हैं तो जाकर थोड़ा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे समझने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी लगे रहिए इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये भी समानांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, यानी एपी चैप्टर का ही क्वेश्चन है और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद और सातवां पद दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है भाई, समानांतर श्रेणी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। एक एपी निकालना है, समानांतर श्रेणी बोले तो एपी निकालना है जिसका तीसरा पद 5 दिया हुआ है और सातवां पद 9 दिया है। देखिए दिया क्या क्या है, तो दिया है तीसरा पद A3 दिया है कितना, तो A3 दिया है 5, ठीक है, तथा सातवां पद दिया हुआ है यानी A7 दिया है कितना, 9 दिया है। ठीक है, अभी A3 को क्या लिखेंगे, A+2D। A3 को क्या लिखेंगे, A+2D बराबर 5। ये हो गया समीकरण पहला। ठीक है, उसके बाद A7 का मान दिया है 9। ठीक है, तो A7 को क्या लिखेंगे, A+6D। भाई ए में जोड़ेंगे 6 को डी को तो सातवां पद आराम से आ सकता है ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसमें समानांतर श्रेणी निकालना है। समानांतर श्रेणी निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है भाई, तो एपी निकालने के लिए फार्मूला है A+D, A+2D, A+3D, है ना, 3D। यानी पहला पद के लिए यही फार्मूला होगा, दूसरा पद के लिए हो जाएगा A+D, तीसरा पद के लिए हो जाएगा A3, के लिए हो जाएगा A+2D। यानी जितना पद आप निकाल रहे हो उतना में क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 10वां पद निकालना है तो पहला पद में आपको 9 को डी जोड़ देना है। ठीक है, पहला पद में 9 को डी जोड़ दीजिएगा, 10वां पद निकल गया। 5वां पद निकालना है तो A+4 को डी, पहला पद में 4 को डी जोड़ देना है ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एपी के शुरू के 3-4 पद निकाल लेंगे, हो गया एपी। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखे हैं, A3 को लिखिए A+2D बराबर 5 और A7 को लिखिए A+6D बराबर 9। ठीक है, ये हम दोनों समीकरण निकाल लिए। तो एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए। देखिए फार्मूला जो बनाए हैं एपी का वो है A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D। इसी तरह से जितना पद आप निकालिएगा आप निकाल सकते हो, बढ़ाते जाइए, है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें मेन चाहिए ए और डी का मान। ए और डी का मान अगर निकल गया, ए बोले तो प्रथम पद और डी बोले तो सार्वंतर, ये दोनों चीज़ निकाल लिए हो तो आपका जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो ए और डी के लिए हम यहाँ दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। चलिए हम ए को यहाँ काटने जा रहे हैं, तो एक के गुना में 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं सेकेंड गुने 1 को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह यहाँ दोनों का समान है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, चलिए 1 से गुना करेंगे तो A+2D बराबर 5, इधर 1 से गुना करेंगे तो A+6D बराबर 9। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलेगा, सबका कट गया, ये -6D में से +2D चला गया तो माइनस में 4D बराबर -9 में से +5 गया तो माइनस में 4, माइनस से माइनस काट दिए, D का मान हो गया 4, ये 4 गुना में है, आ गया बटा के नीचे, एक बार में कट गया, D का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब यही D के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो लिखेंगे अब D का मान समीकरण पहला में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब ये फर्स्ट समीकरण क्या है भाई, तो फर्स्ट है A+2D बराबर 5 है, तो A+2 गुने D का मान 1 निकला है बराबर 5, तो A+2 एकम 2 बराबर 5, तो A का मान हो जाएगा 5 जैसे के तैसे, और ये 2 को ढकेलेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, तो A का मान हो जाएगा 3, A का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, A का मान 3 निकल गया, D का मान निकल गया 1। हमको निकालना क्या है इसमें, तो समानांतर श्रेणी निकालना है, तो लिखेंगे अब समानांतर श्रेणी बराबर, यानी समानांतर श्रेणी हमको निकालना है ना, तो समानांतर श्रेणी बोले तो AP बराबर, चलिए AP बराबर, AP निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे A+D, A+2D,
ए प्लस 3d, है ना। इसी तरह से आप और भी आगे जा सकते हो। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्या है, ए है, तो ए का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, कॉमा। दूसरा है ए प्लस डी, तो ए का मान 3 हो गया, प्लस डी का मान, तो डी का मान अभी निकाले हैं 1 निकाले हैं, कॉमा। फिर ए प्लस 2d, तो ए का मान हो गया 3 और प्लस में 2d है, तो 2 गुने डी का मान 1 हो गया, कॉमा। फिर ए प्लस 3d है ना, तो ए का मान हो गया 3, ए का मान हो गया 3 प्लस 3 गुने डी का मान हो गया 1, ठीक है। और भी आगे पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन 3-4 को पद निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए 3 कॉमा 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 कॉमा, देखिए 3 पहले गुना कर लेते हैं, 3 प्लस 2 इकाई 2, कॉमा 3 प्लस 3 इकाई 3, ठीक है, कॉमा। और ये डैश 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 और भी आगे पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं, जहाँ तक आंसर हमको चाहिए वहीं तक निकालेंगे। चलिए 3 कॉमा 4 कॉमा 3 गो 2 गो 5 गो, कॉमा 3 गो 3 गो 6 गो, ठीक है। और यही हमारा जो है हो गया आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं, देखिए कि आपको ये पूरे जो है तरीका समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम फार्मूला लिखे थे, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में भागिएगा नहीं, छोड़ के अंत तक बने रहिए। इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और वही क्वेश्चन आएगा जो जितना हम पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चैप्टर से ये मिक्सचर क्लास चल रहा है, पूरे मैथ का निचोड़ है इसमें, है ना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको देखते रहना है और कॉपी कलम लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नोट करने वाला है तो आप उसको नोट भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि शीर्ष के निर्देशांक -1, -5, 3, -5 और -5, -1 है यहाँ पे, और ये है 3, -5 और एक बिंदु है 5,2। तो त्रिभुज का निर्देशांक हमको निकालना है। ये क्वेश्चन महाभिभिआई, ये क्वेश्चन महाभिभिआई और आपके एग्जाम के लिए तो ठोक बजा के ये रख लीजिए इंपॉर्टेंट और VVI में, ठीक है, आएगा ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसके लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फार्मूला की जो है आवश्यकता पड़ेगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला पहले यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। इसको आपको दिमाग में रखना है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसी फार्मूला पे हम जो है इस सवाल को बनाएंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज यानी कि इसमें 3 ठो शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता है। देखिए तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता है। एक का है -1, -5, एक का है 3, -5 और एक का है 5,2। त्रिभुज में 3 ठो शीर्ष बिंदु होता है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तीनों शीर्ष बिंदु है तो आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष बिंदु में जो शीर्ष बिंदु का निर्देशांक होता है उस निर्देशांक में पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। यानी कि देखिए 3 गो शीर्ष बिंदु इस तरह से है। पहला बिंदु है -5, -1, दूसरा बिंदु है 3, -5 और तीसरा बिंदु है इसका 5,2, ठीक है। इस तरह से एक हम त्रिभुज जो है पार लेंगे, ठीक है, त्रिभुज। अब देखिए यहाँ भी x है, y है, क्योंकि निर्देशांक है तो निर्देशांक में तो x y का मान होबे करता है। यहाँ भी x y है और यहाँ भी x y है, तो x x x तीनों में है, y y y तीनों में है। तो एक काम कीजिए ना, किसी एक को 1 1 कर दीजिए, दूसरे को 2 2 कर दीजिए और तीसरे को 3 3 कर दीजिए। इसको मान लेते हैं ना होता है तो x1 y1, ठीक है, x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसको मान लेते हैं x2 y2, क्योंकि x y तो यहाँ भी है। और तीसरा जो है उसको मान लेते हैं x3
y3। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम x कहते हैं तो तीनों बोल देगा ना, तीन तीन गो नाम वाला यहाँ पर है मान, ठीक है। तो तीनों मान में से अगर हम 1 2 3 कर देंगे तब कन्फ्यूज नहीं होगा, इसीलिए इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, है ना। तो x1 का मान हम मान लिए -5, y1 का मान मान लिए -1, x2 का मान 3 मान लिए हैं, और x2 का मान 3 मान लिए हैं, और y2 का मान -5 मान लिए हैं, x3 का मान 5 और y3 का मान 2, ठीक है। इस तरह से हम तीनों मान को मान लिए हैं। अब करना क्या है भाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वही सूत्र चिपकाना है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये है फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। चलिए अब हम सब मान को यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, सब हम पुट करते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा यहाँ पुट करना है मान। x1 का मान है -5 तो यहाँ -5 इंटू y2 का मान है -5 तो -5 माइनस y3 का मान है 2 तो 2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 का मान है 3 तो 3 इंटू y3 का मान है 2 तो 2 माइनस y1 का मान है यहाँ पर -1 तो माइनस माइनस +1। यही तो दिमाग में रखना है आपको, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। x3 का मान यहाँ पर 5 है इंटू y1 का मान है -1 माइनस फार्मूले से माइनस y2 का मान है -5 तो माइनस माइनस +5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पर मान बैठाने के बाद आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कंफर्म कर लेना कि मान जो है बैठाए हैं वो सही है गलत है। चलिए -5 पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, -5 -2 -7 गुना में हो जाएगा, क्योंकि -5 इसके साथ गुना में है ना, तो -7 प्लस में 3 गुना 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 5 गुना 5 में से 1 गया तो 4 ब्रैकेट बंद। देखिए 1/2 इंटू गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 पंचे 35, ठीक है, फिर प्लस में 3 तिहाई 9 और फिर प्लस में 5 चौका 20, ठीक है। चलिए 1/2 गुना सबको जोड़ लेते हैं, 20 गुआ 9 गो 29 गो हुआ, 29 गुआ 5 गो हो गया 34 गो, और 34 गो और 30 गो 64 गो, कितना हो गया 64 गो। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 दूना 4, यानी 32 वर्ग मात्रक जो है इसका क्या निकल गया भाई, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको तीनों शीर्ष में से किसी एक को 1 1 कर देना है, यानी x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसको माने हैं तो आप भी इसी को मानिए, ठीक है। बस आपको 1 2 3 मानना ही पड़ेगा, और मानने के बाद उसके बाद फार्मूला लगाना है, फार्मूला सही होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि भाई फार्मूला पर बैठाना मान को सही है, गलत बैठाइएगा तब आंसर जो है गलत निकलेगा, ठीक है। फिर कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा, तब जो है आपका आंसर करेक्ट मिल पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। देखिए हम लोगों ने आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन पढ़ा है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके वजह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और ये वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट में आता रहेगा। ये बैच ही है गरीब रथ बैच, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग पेशेंस रख के केवल पढ़ाई करते रहिए, आपका काम है पढ़ाई करना, हमारा काम है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो आपके लिए लेकर आना। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी काम बन जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।